हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं ASP.NET कोर वेब एपीआई। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारे पास ASP.NET कोर वेब एपीआई क्या होती है, रेस्टफुल एपीआईज क्या होती हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। भाई देखो, ये कॉन्सेप्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूअर्स की फरमाइश के ऊपर स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर आदिल प्लीज इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप लेक्चर्स बनाएं और इसको थ्योरी के साथ साथ इसके प्रैक्टिकल को भी आप इंप्लीमेंट करवाएं। क्योंकि भाई देखो, वेब एपीआई का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आजकल की जो हमारी वेब डेवलपमेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, और वो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड देने चाह रहे हो, चाहे आपके पास डॉट नेट की लैंग्वेज हो, पीएचपी वगैरह हो, या दूसरी कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसके अंदर अगर आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आपको वेब एपीआई के जो सवालात हैं उसके जवाबात बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली देने पड़ेंगे। मतलब आप चाहते हो कि भाई अगर आप अपना इंटरव्यू क्रैक करो तो आपको वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि आजकल की जितनी भी हमारे पास प्रोफेशनल एप्लीकेशंस बन रही हैं मार्केट के अंदर, उसके अंदर वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट लाजमी इंप्लीमेंट किया जाता है। बल्कि अगर मैं इस तरह से बताऊं आपको कि वेब एप्लीकेशन बनने से पहले, मतलब सॉफ्टवेयर बनने से पहले उसकी वेब एपीआई क्रिएट हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तभी आपने इसके सारे लेक्चर्स फॉलो करने हैं मेरे इस चैनल के ऊपर। ठीक है, तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 54 और ASP.NET कोर वेब एपीआई का ये होगा हमारा पार्ट नंबर 1। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, इंट्रोडक्शन टू ASP.NET कोर वेब एपीआई। भाई देखो, ASP.NET कोर वेब एपीआई को समझने से पहले मैं यहाँ पे आपको एपीआई के बारे में बताता हूँ और फिर आएंगे हम ये वेब एपीआई का क्या कॉन्सेप्ट होता है और ASP.NET कोर वेब एपीआई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। भाई देखो, सबसे पहले हम समझते हैं एपीआई को कि एपीआई क्या है। भाई यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज वेब एपीआई, लेट्स सी व्हाट इज एन एपीआई। एपीआई की फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, ये क्या हो गई? ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, अब चलते हैं इसके एक पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे देखो, एज पर विकीपीडिया डेफिनेशन ऑफ एपीआई, मतलब यहाँ पे देखो विकीपीडिया की एक सिंपल सी डेफिनेशन है एपीआई से रिलेटेड। उसके अंदर वो क्या कहता है, यहाँ पे देखो, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग API is a set of subroutine definitions, protocols and tools for building software and applications। तो भाई देखो, वेब एपीआई के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सेट ऑफ सब रूटीन डेफिनेशन। सब रूटीन डेफिनेशन आप किसे कह रहे हो? जो आपके फंक्शंस होते हैं, जो आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर मेथड्स होते हैं ना, उन्हीं को कहा जा रहा है सब रूटीन फंक्शंस। मतलब एपीआई के अंदर आपके पास बने बनाए क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, और उसके बाद प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, और फिर टूल्स होते हैं जिनको यूज करके हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं। भाई देखो, मैंने क्या बताया कि सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस बनाने से पहले आप क्या करते हो? वेब एपीआई क्रिएट कर लेते हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पहले क्रिएट करो, आप बाद में भी क्रिएट कर सकते हो। तो वेब एपीआई के अंदर जो जो हमें चीजें चाहिए वो हम क्या करते हैं, उस एपीआई के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और फिर उस एपीआई के अंदर जो जो डेटा है वो हम एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर। इसका मतलब कि भाई हमारी एपीआई के अंदर जो डेटा है, मैं चाहूं तो मैं उसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज कर सकता हूं, मैं उसे एंड्रॉइड फोन्स में यूज कर सकता हूं, मैं उन्हें आईफोन्स में यूज कर सकता हूं। तो मतलब इस तरह के हमारे पास वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स हैं जिसके अंदर मैं अपनी एपीआई का यूज कर सकता हूं। इसका मतलब है कि भाई मुझे हर क्लाइंट के ऊपर अलग से अपनी एपीआई के जो फंक्शनैलिटी है उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है एपीआई की। अभी आगे जाके मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे एपीआई की कुछ एग्जांपल्स बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहली एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, वेदर स्निपेट्स। भाई देखो, आपने ये वाली स्क्रीन देखी होगी अक्सर। मतलब आपका जो सिटी है, आपकी जो कंट्री है, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, वेदर देख सकते हो। आज या एक हफ्ते में मेरे पास कोई बारिश का इम्कान है, मौसम कैसा होगा, गर्मी होगी, सर्दी होगी, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। और देखो, ये जो स्क्रीन है ये आपने अपने मोबाइल फोन्स में भी देखी होगी, चाहे एंड्रॉयड हो या आईफोन हो। ये स्क्रीन आपने अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी देखी होगी, ये स्क्रीन आपने अपनी वेब एप्लीकेशन में भी देखी होगी, क्योंकि ये एक बेसिकली क्या है, एक एपीआई है।
और इसी एपीआई को आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल क्लाइंट्स मतलब मल्टीपल डिवाइसेस मतलब एप्लीकेशंस के अंदर आप क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है और यही आपके पास बेसिकली क्या होती है, एपीआई होती है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल यहाँ पे देखो, लॉग इन यूजिंग XYZ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये स्क्रीन भी आपने अक्सर देखी होगी, मतलब जहां जहां आप रजिस्टर करना चाह रहे हो, जहां जहां आप लॉग इन करना चाह रहे हो, वहां पे आपने ये वाली स्क्रीन अक्सर देखी होगी। चाहे आप किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन कर रहे हो, चाहे आप किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन आईफोन के अंदर आप लॉग इन करना चाह रहे हो, तो जहां भी आप लॉग इन करना चाह रहे हो वहां पे ये लॉग इन की एक एपीआई यूज की जाती है, जिसके अंदर आप ट्विटर के थ्रू लॉगिन हो सकते हो, आप फेसबुक के थ्रू लॉगिन हो सकते हो, आप लिंक्डइन के थ्रू लॉगिन हो सकते हो। इसका मतलब है अगर आपका ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, लिंक्डइन अकाउंट है, या इनमें से कोई भी एक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास फेसबुक का अकाउंट है, ठीक है, तो मैं फेसबुक से क्या हो जाता हूं, लॉगिन हो जाता हूं। मतलब मेरे फेसबुक के जो भी मेरे इन्फो है, जो भी मेरा फेसबुक का डेटा है, उसके थ्रू मैं क्या करता हूं, किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे लॉगिन हो जाता हूं। तो ये भी आपके पास बेसिकली क्या है, एक एपीआई है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने अलग अलग क्लाइंट पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास पे विद पेपैल। भाई देखो पेपैल आपको पता है क्या है, एक पेमेंट मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। पाकिस्तान में तो पेपैल की सपोर्ट अभी तक यहाँ पे नहीं है, लेकिन दूसरी कंट्रीज में हमारे पास ये पेपैल की सपोर्ट है। तो वहां पे हम इसकी जो बनी बनाई एपीआईज हैं उनको क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन अपने सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और पेपैल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने पेमेंट मेथड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये भी बेसिकली क्या है, एक बनी बनाई एपीआई है जिसका हमें कोड खुद से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, जस्ट उसे यूज करते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। और एक बात याद रखना, सारी एपीआईज आपके पास फ्री नहीं होती, बहुत सारी एपीआईज आपके पास पेड भी होती हैं। इसका मतलब कि अगर आप कोई एपीआई यूज करना चाह रहे हो अपने सॉफ्टवेयर में, अपनी एप्लीकेशन में, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद उस एपीआई का एक्सेस आपको रिसीव होता है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी किसकी, एपीआई की, ताकि आपको थोड़ा सिनेरियो समझ में आए कि एपीआई बेसिकली होती क्या है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब देखो मैं आपको एक वेब एपीआई का एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं डायग्राम से। भाई अगर आप ये डायग्राम समझ लोगे तो आप समझ लो कि आपको वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा। तो भाई यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है किसका, वेब एपीआई का। तो भाई देखो वेब एपीआई क्या होती है, वेब एपीआई आपको कोई ना कोई डेटा रिटर्न करती है। और याद रखना वेब एपीआई या कोई भी एपीआई बेसिकली आपके पास होता क्या है, एक यूआरएल होता है जिसको आप अपने सॉफ्टवेयर से, अपनी एप्लीकेशन से क्या करते हो, हिट करते हो, टारगेट करते हो, और फिर उसके बाद वो आपको कोई ना कोई डेटा प्रोवाइड करता है, कोई ना कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो याद रखना कि जब भी आप वेब एपीआई बनाते हो ना, तो वेब एपीआई के साथ उसका एक डेटाबेस कनेक्ट होता है। इसका मतलब वेब एपीआई के साथ जो डेटाबेस कनेक्ट होगा, आप उसके अंदर डेटा स्टोर भी करवा सकते हो और आप उसके अंदर से डेटा रिट्रीव भी कर सकते हो। और भाई देखो मैंने क्या बताया कि जो वेब एपीआई है ना, इससे इंटरैक्ट कौन कौन करता है, इससे इंटरैक्ट आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारी डिवाइसेस करती हैं। इसका मतलब भाई सपोज करो कि मेरे पास मोबाइल एप्लीकेशन है और अब मैं चाह रहा हूं कि इस वेब एपीआई को जब मैं हिट करूंगा और जब मैं इसका डेटा एक्सेस करूंगा, तो वो डेटा मुझे कहां पे चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन में भी चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं फिर इसी वेब एपीआई का डेटा फॉर एग्जांपल मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी चाहिए। मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन से मैं अपनी वेब एपीआई को हिट करूंगा और ये जो भी मुझे डेटा प्रोवाइड करेगा उसको मैं एक्सेस कर लूंगा कहां पे, अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी एक क्लाइंट हो गया, जिस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन क्लाइंट हो गया। और फिर यहां पे देखो नेक्स्ट है ब्राउजर्स। मतलब आप ब्राउजर्स के अंदर, अपनी वेब एप्लीकेशंस के अंदर भी क्या कर सकते हो, एपीआई का डेटा एक्सेस कर सकते हो। और फिर आपके पास आ जाते हैं आईओटीज। आईओटी मतलब आपके पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स। भाई देखो जिस तरह से आपको पता है कि आईटी ने बहुत ज्यादा खुद को ग्रूम कर लिया है, बहुत ज्यादा इनहैंस कर लिया है। तो आईओटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, भाई देखो हमारे घर में जितने भी होम एप्लायंसेज होते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं एसी की, फ्रिज की बात करूं, तो इन सब के अंदर आपके पास समझ लो आईओटी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जिस तरह आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि भाई आपके घर में जो एसी है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। अब आपने क्या किया कि आपको अभी अपने घर पे आने में 1 घंटा बाकी है, तो आप क्या करो, इंटरनेट से मतलब अपने मोबाइल डिवाइस से आप क्या करो, अपने एसी को ऑन कर लो। इसका मतलब अभी आप 1 घंटे बाद अपने घर आओगे, लेकिन आपने 1 घंटे पहले मोबाइल की मदद से, इंटरनेट की मदद से क्या किया, अपने एसी को ऑन कर दिया। इसका मतलब जब आप घर पहुंचोगे आपको आपका वो जो रूम है वो क्या मिलेगा, चिल्ड मिलेगा। तो ये कैसे हो रहा है, ये बेसिकली हो रहा है आपके पास आईओटी की मदद से। और इसमें डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू, वो वेब एपीआई के थ्रू हो रहा है। फिर अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आईओटी की, भाई देखो आजकल आपको पता है बहुत सारे घरों में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं।
सोलर पैनल मतलब जो धूप से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देते हैं। मेरे घर पे भी सोलर लगा हुआ है। तो भाई अब मेरे घर में क्या है, सोलर है और उसका एक इन्वर्टर है। और इन्वर्टर क्या करता है, सोलर से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटीज है उनको ऑपरेट करता है। तो भाई देखो, मैं पता है क्या करता हूं, मैं अगर अपने घर पे मौजूद नहीं हूं तो मैं क्या करता हूं कि वो जो सोलर का इन्वर्टर है उसकी सेटिंग मैं अपने मोबाइल से कर लेता हूं। मतलब मैं अपने घर पे नहीं हूं, लेकिन वो जो मेरा सोलर इन्वर्टर है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो मैं कहीं से भी, मतलब पूरी दुनिया में कहीं से भी बैठ के जस्ट इंटरनेट को एक्सेस करूंगा और अपने सोलर इन्वर्टर की मैं सेटिंग कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल सेटिंग में क्या क्या कर सकता हूं कि भाई पूरे घर का जो लोड है वो आप सोलर में कन्वर्ट कर दो, या फिर अगर धूप नहीं है तो आप क्या करो, जो घर का लोड है वो आप कन्वर्ट कर दो किस पे, बैटरी पे, या फिर आप वापडा से इलेक्ट्रिसिटी ले लो। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग मैं IoT की मदद से क्या कर सकता हूं, अपनी वेब एपीआई को इंप्लीमेंट करते हुए ये सारी चीजें मैं कर सकता हूं। इसका मतलब कि जो वेब एपीआई है वो डिफरेंट क्लाइंट से क्या हो सकता है, एक्सेस हो सकता है। और भाई देखो, वेब एपीआई का डेटा आप डिफरेंट क्लाइंट्स के अंदर सिर्फ एक्सेस नहीं कर सकते, आप वेब एपीआई के अंदर डेटा स्टोर भी कर सकते हो। और वो डेटा बेसिकली कहां पे जाके स्टोर होता है, हमारे डेटाबेस में। कौन सा डेटाबेस, जो आपकी वेब एपीआई के साथ कनेक्टेड होता है। इसका मतलब मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप कोई डेटा इंसर्ट करते हो वेब एपीआई में तो वो डेटा आपके डेटाबेस में इंसर्ट हो जाता है। सेम इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप कोई डेटा अपडेट करते हो वेब एपीआई में, वो भी आपके डेटाबेस में अपडेट हो जाता है। जिस तरह आपने सुना होगा, पूरी की पूरी क्रड एप्लीकेशन हम अपनी वेब एपीआई के थ्रू बना सकते हैं। क्रड एप्लीकेशन मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रीड, ये सारे ऑपरेशंस हम वेब एपीआई के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने अलग अलग क्लाइंट्स के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। तो भाई देखो, अब मैंने आपको क्या बताया कि वेब एपीआई के थ्रू आप डेटा अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में एक्सेस भी कर सकते हो, और अपनी मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का डेटा वेब एपीआई के अंदर स्टोर भी कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो भाई देखो, ये जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है वेब एपीआई से एप्लीकेशन में और एप्लीकेशन से वेब एपीआई में, तो ये डेटा हमारे पास किस फॉर्मेट में होता है। भाई यहाँ पे देखो, हमारे पास दो फॉर्मेट है। ठीक है, आप XML भी यूज कर सकते हो या फिर आप JSON भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब आपका ये जो क्लाइंट है और ये जो आपकी वेब एपीआई है, इसके दरमियान जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो आपके पास XML में भी हो सकता है, JSON में भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है आज की तारीख में सबसे ज्यादा लाइट वेट डेटा एक्सचेंज करने के लिए जो फॉर्मेट है वो कौन सा है, जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, जेसन से पहले आपके पास XML यूज किया जाता था, लेकिन XML से ज्यादा जो लाइट वेट आपके पास डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट है वो कौन सा है, जेसन। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया कि आप जो डेटा एक्सेस करते हो वो किस फॉर्म में पास होता है। अब आ जाओ कि अगर मुझे अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से डेटा चाहिए अपने वेब एपीआई से, इसका मतलब मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर मुझे डेटा चाहिए किसका, अपनी वेब एपीआई का। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो हमारी वेब एपीआई को हिट कैसे करेगी। इसका मतलब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वो वेब एपीआई से डेटा किस तरह से मांगेंगे। जाहिर बात है, अगर मुझे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाना है तो मैं वहां पे जाऊंगा, ऑर्डर प्लेस करूंगा ना, ऑर्डर प्लेस करूंगा, उसके बाद ही मुझे बर्गर मिलेगा। लेकिन अगर मैं ऑर्डर ही प्लेस ना करूं तो क्या मुझे बर्गर मिलेगा? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो सेम इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशन हो, डेस्कटॉप हो, ब्राउजर्स, वेब एप्लीकेशन हो, IoT डिवाइसेस हो, तो वो जब तक आपकी वेब एपीआई से डेटा मांगेंगी नहीं तब तक उन्हें डेटा नहीं मिलेगा। तो डेटा अब आप मांगोगे कैसे? भाई देखो, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं HTTP प्रोटोकॉल। इसका मतलब भाई देखो, अगर आपको अपनी वेब एपीआई से डेटा एक्सेस करना है तो आपको कुछ रिक्वेस्ट फॉर्मेट यूज करने पड़ते हैं, मतलब कुछ HTTP प्रोटोकॉल यूज करने पड़ते हैं। जिस तरह से आपने गेट रिक्वेस्ट का नाम सुना होगा, आपने पोस्ट रिक्वेस्ट का नाम सुना होगा, आपने पुट का नाम सुना होगा, आपने डिलीट का नाम सुना होगा। इसका मतलब अगर मुझे अपनी वेब एपीआई से डेटा एक्सेस करना है फॉर एग्जांपल मोबाइल एप्लीकेशन में, तो मैं क्या करूंगा, गेट रिक्वेस्ट का यूज करूंगा। सेम इसी तरह अगर मुझे अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से कोई डेटा इंसर्ट करना है वेब एपीआई के अंदर तो मैं पोस्ट यूज करूंगा। फिर सेम इसी तरह अगर मुझे डेटा वेब एपीआई के अंदर अपडेट करना है तो पुट यूज करूंगा। और इसी तरह अगर मैं डिलीट करना चाह रहा हूं कोई डेटा तो मैं डिलीट रिक्वेस्ट यूज करूंगा। तो ये जो आपके पास गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट है, ये बेसिकली क्या है, HTTP प्रोटोकॉल्स हैं और इनको HTTP वर्ब्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना कि इनको HTTP वर्ब्स भी कहा जाता है, HTTP प्रोटोकॉल्स भी कहा जाता है। इसका मतलब मैंने क्या बताया कि वेब एपीआई क्या है, बेसिकली एक URL है, और जब भी आप उस URL को हिट करोगे, या तो आप गेट रिक्वेस्ट के थ्रू उसको हिट करोगे, या पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू उसको हिट करोगे, या फिर पुट, या फिर डिलीट। और मैंने क्या बताया कि वेब एपीआई के साथ हमारा एक डेटाबेस भी कनेक्ट होता है, और उसी डेटाबेस के थ्रू हम क्या करते हैं, सारे अपने एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो भाई अब जरा कॉन्सेप्ट समझना, अगर सपोज करो कि मेरे पास ये वेब एपीआई नहीं होती
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस को मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, अलग से उसको सेटअप करना पड़ेगा। सेम इसी तरह डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए अलग से करना पड़ेगा, ब्राउजर वेब एप्लीकेशन के लिए अलग से करना पड़ेगा और आईओटीज के लिए अलग से करना पड़ेगा। यही वजह है कि हम वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसका मतलब कि भाई मैंने जस्ट वेब एपीआई बनाई और उसका जो डेटा है वो मैं अपने मल्टीपल क्लाइंट्स के अंदर, मतलब मोबाइल, डेस्कटॉप, ब्राउजर, आईओटीज के अंदर क्या कर सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था रेस्टफुल एपीआईज। मतलब देखो, हमारी जो वेब एपीआईज होती हैं उसको आप रेस्टफुल एपीआई भी कह सकते हो। मतलब हमारे पास जो वेब एपीआई है उसको आप रेस्टफुल एपीआई भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो भाई, यहां पे देखो, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं रेस्ट। रेस्ट क्या है? रेस्ट बेसिकली आपके पास एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है या फिर एक पैटर्न भी आप इसको कह सकते हो। रेस्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको यूज करके अगर आप अपनी वेब एपीआई बनाओगे तो वो आपके पास रेस्टफुल एपीआईज कहलाती हैं, रेस्टफुल सर्विसेज कहलाती हैं। मतलब रेस्ट जो है ना, रेस्ट वो आपको एक आर्किटेक्चरल पैटर्न, एक स्टाइल प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके अगर आप वेब एपीआई बनाते हो तो वो आपकी रेस्टफुल एपीआईज कहलाती हैं। और ये जो आपके पास रेस्ट के जो रूल्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, वो क्या है ये अभी मैं आपको आगे जाके बताता हूं, ठीक है। तो देखो, ये डायग्राम बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठा लो। अगर आप इसको माइंड में बिठा लोगे तो आपको वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। फिर आगे आ जाओ भाई। देखो, एक और डायग्राम से अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, देखो मैंने क्या बताया था कि हमारे पास वेब एपीआई होती है और वेब एपीआई किसी डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होती है। और वेब एपीआई का डेटा कौन कौन से क्लाइंट्स एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे देखो एंड्रॉइड फोन है, यहाँ पे आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो आईओएस, मतलब आईफोन मोबाइल जो है वो भी क्या कर सकते हैं, वेब एपीआई से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये सारी एप्लीकेशंस हैं, ये सारे क्लाइंट्स हैं जो आपके वेब एपीआई से डेटा एक्सेस कर सकते हैं या उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब वेब एपीआई आपको एक ही दफा बनानी है और उसके साथ जो भी डेटाबेस है वो एक ही दफा अटैच होगा और फिर उसी का डेटा आप मल्टीपल क्लाइंट्स के अंदर एक्सेस कर सकते हो। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एप्लीकेशन के अंदर, तभी वेब एपीआई के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब मैं आपको यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है। मतलब जो वेब एपीआईज हैं वो रियल लाइफ में कहां कहां यूज हो रही हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस के अंदर यूज हो रही हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। भाई यहाँ पे देखो, आपको याद होगा हमारे पास कोरोना वायरस आया था। तो भाई जब कोरोना वायरस आया था तो हर कंट्री ने अपने कंट्री के स्पेसिफिक क्या किया था, एक वेब एपीआई क्रिएट की थी। और वो वेब एपीआई किसके रिलेटेड थी, कोरोना वायरस से। तो अब कोरोना वायरस से रिलेटेड जो वेब एपीआई है उसके अंदर किस किस टाइप का डेटा स्टोर था। भाई यहाँ पे देखो, उसके अंदर आपके पास ओवरऑल केसेस, मतलब कोरोना वायरस के उस कंट्री के अंदर कितने केसेस हैं वो सारे केसेस इसके अंदर, इस एपीआई के अंदर स्टोर हैं। फिर सेम इसी तरह कितनी डेथ्स हो चुकी हैं आपके पास कोरोना वायरस से, वो भी, उसकी भी जो क्वांटिटी है, उसका भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इस वेब एपीआई के अंदर स्टोर है। फिर सेम इसी तरह रिकवर, कितने लोग इस कोरोना वायरस से क्या हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी इस वेब एपीआई के अंदर मौजूद है। और फिर सेम इसी तरह न्यू केसेस, मतलब कोविड के कितने न्यू केसेस आए हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे इस वेब एपीआई के अंदर मौजूद है। इसका मतलब अगर आपको कोविड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस वेब एपीआई को एक्सेस करना है। तो भाई देखो, इस वेब एपीआई को एक्सेस मैं किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर तो नहीं करूंगा ना, किसी पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर नहीं करूंगा। मतलब मेरे पास इस वेब एपीआई को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं। जिस तरह मैं इस वेब एपीआई को सपोज करो कहां पे एक्सेस कर सकता हूं, मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर। फिर सेम इसी तरह मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर। और फिर सेम इसी तरह मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं ब्राउजर्स के अंदर, मतलब अपनी वेब एप्लीकेशंस के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूं। तो भाई सपोज करो कि हमारे पास ये जो वेब एपीआई है ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप पाकिस्तान के अंदर कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन यूज हो रही हैं तो वो वहां से डेटा एक्सेस करेंगे इस एपीआई में से। फिर कुछ के पास, आपके पास सिटीज के जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज हो रही है, वो वहां से डेटा एक्सेस करेंगे। और कहीं पे ब्राउजर यूज हो रहे हैं, वेब एप्लीकेशन यूज हो रही है, ठीक है। और भाई देखो, सिर्फ डेटा एक्सेस करने की बात नहीं है। भाई सपोज करो कि हमारे पास एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ये लाहौर में है। लाहौर में कोई हॉस्पिटल है, वहां पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। अब लाहौर के अंदर जो हॉस्पिटल है वहां पे सपोज करो कि कोविड से फॉर एग्जांपल 20 डेथ्स हो जाती हैं, ठीक है। मतलब 20 लोग मर जाते हैं। तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो यहां से इंसर्ट होगी कहां पे, हमारी वेब एपीआई के अंदर। फिर सेम इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशंस हैं किसी हॉस्पिटल में, किसी सिटी के हॉस्पिटल में, अब वहां पे कितने रिकवर हो चुके हैं, ठीक है, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहां पे इंसर्ट हो जाएगी। और फिर सेम इसी तरह आप अपनी वेब एपीआई से डेटा अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो ये हो गई एक रियल लाइफ की एग्जांपल। फिर इसी तरह से एक और रियल लाइफ की एग्जांपल आपको समझाता हूं।
यहाँ पे देखो वेब एपीआई रिलेटेड टू अ स्कूल, मतलब कोई स्कूल हो गया, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, उससे रिलेटेड कोई वेब एपीआई है। तो भाई देखो अब मैं कह रहा हूं कि जो हमारे पास स्कूल से रिलेटेड वेब एपीआई है ना, तो इस वेब एपीआई का जो डेटा है वो मैं मल्टीपल क्लाइंट्स में एक्सेस करूंगा। जिस तरह भाई सपोज करो कि आपका जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज होती हैं, उसके अंदर वेबसाइट्स भी चल रही हैं, उसके अंदर आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी चल रही हैं, मतलब अलग अलग क्लाइंट है लेकिन उसी स्कूल के पर्टिकुलर। तो इसका मतलब आपको उस स्कूल का डेटा मल्टीपल क्लाइंट्स में चाहिए। इसका मतलब जो आपके स्कूल का डेटा है वो कौन कौन सा डेटा हो सकता है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, मतलब आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं उन सब की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस एपीआई के अंदर स्टोर है। सेम इसी तरह रिजल्ट्स, जो एग्जाम्स हुए हैं उसके रिजल्ट्स वगैरह भी इसी एपीआई में स्टोर है। फिर सेम इसी तरह एडमिशन्स, कौन से नए एडमिशन्स हैं, पुराने एडमिशन्स हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस एपीआई के अंदर। फिर सेम इसी तरह अटेंडेंस, स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो भी आपको इसी एपीआई में से मिल जाएगा। तो मतलब इस एपीआई के अंदर बहुत सारा डेटा है। तो सपोज करो कि भाई हमारे पास जो स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है, उसके पास क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में वेब एपीआई का डेटा चाहिए, तो वो वहां पे उसको एक्सेस कर सकता है, चाहे उसके पास एंड्रॉइड फोन हो चाहे आईओएस हो, ठीक है। फिर सपोज करो कि जो हमारे पास स्कूल का स्टाफ है वो हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज कर रहा है, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर अपनी वेब एपीआई का डेटा एक्सेस करेगा। फिर सेम इसी तरह सपोज करो कि हमारे पास ब्राउजर्स हैं, मतलब वेबसाइट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स यूज करते हैं या फिर वो मोबाइल ऐप्स भी यूज कर सकते हैं, तो वहां से वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं अपने एंड पे। और सिर्फ डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, वो डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह सपोज करो मोबाइल एप्लीकेशन किसी टीचर के पास है, तो वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन से क्या कर सकता है, इस एपीआई के अंदर रिजल्ट को इंसर्ट कर सकता है, अटेंडेंस लगा सकता है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे काम हो सकते हैं वेब एपीआई के थ्रू, ठीक है। तो ये आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल है किसकी, वेब एपीआई की, जो हमारे एप्लीकेशंस के अंदर यूज की जाती है।